स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव नंबर फर्स्ट ऑन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ऑन ए स्ट्रेस्ड खिंची हुई तार, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, तो बस दो ही फैक्टर हैं, क्या है हमारे पास, द स्पीड ऑफ ट्रांसफर, शॉर्ट में लिखना, कोई डेरिवेशन नहीं करना, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। ठीक, तो ऑन कंबाइंड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सी कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, और यूजुअली ये जो है कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 1 रहती है, क्या मान के चलते हैं 1। ठीक, दिस कैन नॉट बी ड्राइव्ड, मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इट कैन बी ड्राइव्ड ओनली डायमेंशनली, इट कैन बी चेक ओनली डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डायमेंशनली दोनों की इक्वल है, तो डायमेंशनली करेक्ट है ये, कैसा है हमारा, तो यही दो पैरामीटर जिसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो ऑन कंबाइंड v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, याद रखें आप, k की वैल्यू क्या हमारी है, c की वैल्यू क्या हमारी 1। ठीक, नंबर सेकंड लिखिएगा, नंबर सेकंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड, तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो बेटे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ईटा, दैट इज मॉडुलस कोएफिशिएंट, ठीक है, अपॉन रो, ये है, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ मॉडुलस, या कौन सा मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या है ये, ईटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ये पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो यही दो ऐसे पैरामीटर हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये मीन्स ट्रांसवर्स वेव की स्पीड किसमें, स्ट्रिंग के क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, और सॉलिड्स में क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ईटा अपॉन रो, ईटा अपॉन रो। नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें लिखा नंबर फर्स्ट इन अ लिक्विड और गैस, तो याद रखिएगा फिजिक्स में जो है हम गैस को भी क्या मान के चलते हैं, लिक्विड, क्या मान के चलते हैं, लिक्विड, तो इन अ लिक्विड और गैस, नंबर फर्स्ट वो क्या हमारा लिक्विड और गैस, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v इज इक्वल टू v लिक्विड ऑब्लिक गैस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k, यानी कि k अपॉन रो, वेयर k कौन सा होता है, ये वॉल्यूमेट्रिक, या इसे क्या कह सकते हैं, बल्क मॉडुलस, क्या कह सकते हैं इसे, बल्क मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, या हाइड्रोस्टैटिक भी कह देते हैं इसे समटाइम, तो क्या है हमारा बल्क मॉडुलस। ठीक, रो क्या है, डेंसिटी, रो क्या है, डेंसिटी, एयर की डेंसिटी क्या होती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही साइड तो लिख लो, यही साथ में लिख लो, डेंसिटी ऑफ एयर, बेटा पानी की बोतल दे दे, मुंह सूख रहा पता क्या फिर, हाँ जी, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट लिखें स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, कहाँ गया, ये लिख दूं, v सॉलिड लॉन्गिट्यूडनल स्पीड है ना, सॉलिड के लिए क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो, k प्लस 4/3, एम्स में पूछा गया था ये, k प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो, तो पहले एम्स में क्वेश्चन आया था, उसके बाद टेक्स्ट बुक में आया है ये, ठीक है, तो ये एम्स में आ चुका है, तो ये आपके नीट में कभी भी रिपीट हो सकता है। डायरेक्ट फार्मूला याद करना, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं है, ठीक, जो मैंने कल पढ़ानी थी बेस्ड पढ़ा दी,
अरे कल समझ में आ गया ना भाई, ये देखो उसका यूज कैसे करेंगे अभी। ये आ गया k प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो। नेक्स्ट लिखेगा स्पीड इन सॉलिड रॉड, स्पीड इन सॉलिड रॉड v, रॉड के लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ गामा या वाई, वो गामा नहीं सॉरी वाई, हाँ वाई अपॉन रो, वाई अपॉन रो, दिमाग से स्लिप हो जाती है कभी कभी चीजें। वाई अपॉन रो, वाई क्या है हमारा यंग्स मॉडुलस, क्या है हमारा यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अभी इनके ऊपर न्यूमेरिकल कराते हैं कैसे कैसे आएंगे, पहले फार्मूले याद करते जाओ। तो याद रखना, देखो बेटे सॉलिड रॉड है मेरे पास, हाँ जी समझो, रॉड के अंदर दोनों वेव्स हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये मान लो ये मेरे पास ये है, ये रॉड है, यदि मैं फोर्स ऐसे अप्लाई करता हूं तो झनझन की आवाज इधर की तरफ हो जाएगी, यानी कि आपको दिखाई देगा कि यहां वाइब्रेशंस हो रहा है इस सरफेस पर। इसका मतलब ये कैसा मीडियम है, इलास्टिक मीडियम। कैसा मीडियम है, इलास्टिक मीडियम, क्योंकि आप ये नहीं रॉड किसकी, आयरन रॉड है, स्टील रॉड है, तो आप उसे मोड़ सकते हैं, जिस चीज को आप मोड़ सकते हैं जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वो सब क्या है, इलास्टिक मीडियम, वो सब क्या है। और जिस पर आपने जरा सा भी फोर्स अप्लाई किया वो तुरंत ही ब्रेक हो गया, जैसे कि कांच, जैसे कि कांच, तो वो तुम्हारा इलास्टिक मीडियम नहीं है, है ना। तो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव मीन्स मैकेनिकल वेव, रिक्वायरमेंट क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इनर्शिया, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है क्या था, मिनिमम फ्रिक्शन और इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। ये तीन प्रॉपर्टी दिखाई थी मैंने। तो ये रॉड है, यदि मैं फोर्स ऐसे अप्लाई करता हूं तो यहां पर वाइब्रेशंस ऐसे होंगे, टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो कौन सी वेव हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल, कौन सी वेव है। और यदि मैं फोर्स इस पर ऐसे अप्लाई करता हूं तो वाइब्रेशंस ऐसे होंगे, तो कौन सी है, ट्रांसवर्स। तो कल ध्यान नहीं रहा था, एक पॉइंट रह गया था कि ट्रांसवर्स वेव जो है क्या, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ पता भी होगा। क्रस्ट क्या होता है हमारा, अपर साइड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड क्रस्ट और नेगेटिव एम्पलीट्यूड ट्रफ। नेगेटिव, अरे ये था ना हमारी वेव ऐसे जा रही थी, ये क्या हमारा क्रस्ट और ये क्या हमारा ट्रफ, ठीक है। तो मीन्स अल्टरनेटली वी आर गेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। अब लिखेगा नेक्स्ट वन, अरे आगे समझ में, हाँ। तो ये तीन फार्मूले, या तीन तो पांच हो गए हमारे पास फार्मूले, कौन कौन से। एक तो हो गया हमारे पास बेटे स्ट्रिंग का, ये क्या हमारा स्ट्रिंग, ये तो हो गई ट्रांसवर्स वेव, रटा होना चाहिए एकदम, स्ट्रिंग का स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड, कहाँ गया, हाँ यही तो था। तो ये क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये क्या हमारे पास में, मॉडुलस, और ये लिक्विड एंड गैसेस, ये कौन सा हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये है स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन रो, वो क्या हमारा सॉलिड के लिए क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक। तो k प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो, और ये क्या हमारे पास, ये है सॉलिड रॉड के लिए, कि रॉड कैसी होती है, लेंथ वाइज कैसी होती है। तो कौन सा कॉफिशिएंट आएगा मॉडुलस का, और यंग्स मॉडुलस, कौन सा आएगा, यंग्स मॉडुलस। चलिए अभी पढ़ा देंगे, जब सॉलिड पढ़ाएंगे तब आपको एकदम याद हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब यहां पर लिखिएगा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, न्यूमेरिकल एक साथ ही उठा लेंगे सारे। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, तो फर्स्ट सजेस्टेड बाय न्यूटन्स, न्यूटन्स एजम्पशन। क्या था न्यूटन्स एजम्पशन, कि मीन्स आपको केवल एक ही उसमें याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स साउंड वेव्स क्या है हमारी, साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल, क्या है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती है, लंबी लंबी छोटी रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। तो ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स assumption during the propagation of sound wave the compression and rarefaction takes place in such a way the temperature remains constant। कैसा रहता है, तो बस एक लाइन लिख लो, according to Newton's assumption। अरे सर कोई थ्योरी थोड़ी ना लिखवानी है मुझे, और पेज थोड़ी ना भरवाने हैं, वही पॉइंट लिखाने जो एग्जाम में आएंगे सीधे सटीक।
according to Newton's assumption, during the wave propagation, the compression and rarefaction takes place. Rarefaction and compression takes place isothermally. कैसे हमारे? Isothermally. Isothermal, ठीक है? तो बाय द कैलकुलेशन, आइसोथर्मल ब्रैकेट में कर लेना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा उन्होंने क्या दिया, अब बताओ जरा, हम क्या निकाल रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, एंड सिंस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मूविंग इन एयर, तो इसका मतलब क्या है? अरे साउंड के लिए मीडियम जरूरी है, वैक्यूम में हो नहीं सकता। तो साउंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के, दैट इज बल्क मॉडुलस अपॉन रो, by the calculation k की वैल्यू क्या होती है बेटे? k आइसोथर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? प्रेशर के इक्वल। किसके बराबर हो जाएगी? प्रेशर। किसके बराबर होगी? प्रेशर के इक्वल। सो दैट्स व्हाई v ऑफ साउंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन रो। तो बेटा ये याद रखना, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स assumptions द स्पीड ऑफ साउंड इज स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन रो, वेयर p इज द प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो p दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है, ये याद रखनी है वैल्यू आपको। एंड द डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी। तो हमने क्या देखा कि ऑन सॉल्विंग जब हमने ये वैल्यू पुट की तो लगभग 284 के आसपास आई। कितनी आई? तो लिखिएगा बाय कैलकुलेशन द स्पीड ऑफ साउंड इज क्लोजर टू 281 कर दो, क्लोजर टू 281 मीटर पर सेकेंड। जब न्यूटन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करके देखा तो साउंड की स्पीड कितनी थी? 281 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अप्रोक्सीमेट 15% लोअर। 15% लिखिएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट 15% लोअर, that is 15% lower than actual value का मतलब है जो एस्टिमेटेड की गई थी, कैलकुलेट की नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटली जिसको हमने ऑब्जर्व किया था, उससे कितनी थी? 330 मीटर पर सेकेंड इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द साउंड, वो एक्चुअल स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर है ना। और ये कितनी आ रही है? 281, अप्रोक्सीमेट कितना है? 50% लोअर, वो सॉरी 15% लोअर। अब यदि ये 15% लोअर थी, सो देयर इज नीड ऑफ करेक्शन, दैट्स व्हाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, दैट्स व्हाई इट इज करेक्टेड बाय लाप्लास, तो लाप्लास करेक्शन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? लाप्लास करेक्शन। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू लाप्लास ड्यूरिंग द propagation of wave, rarefaction and compression takes place adiabatically। क्या होते हैं हमारे? एडियाबैटिकली का मतलब है नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी आपने? सबको अच्छी तरह आती है? केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, हम पता करेंगे कैसी आती है, ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा तुम्हें आती है कि नहीं आती है। तो क्या आएगा? क्या था हमारा? हाँ, एडियाबैटिकली का मतलब है नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम। तो बेटे v स्पीड क्या हो जाए? क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ k होता है, स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन रो होती है। तो k को क्या मान लिया उन्होंने? एडियाबैटिक। कैसा हमारा k? एडियाबैटिक। तो बाय द कैलकुलेशन ऑफ
बाय द कैलकुलेशन के एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ पी, गामा टाइम्स ऑफ पी, वेयर गामा इज द एटोमोसिटी ऑफ, एटोमोसिटी जानते हैं क्या होता है? अब बीच में मत बोला कौन है, बीच में मत बोलना, बिल्कुल पूछने देना इनसे मुझे। हाँ, गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉसिटी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम? है तुमने, तुझे नहीं पढ़ाया बेटा, तुझे नहीं याद। हाँ बोलो क्या होता है? तुम तो कहते थर्मोडायनामिक्स आती है तुम्हारा कद्दू की जड़। क्या होता है? गामा इज इक्वल टू 1+2 अपॉन एफ नहीं होता? 1+2 अपॉन एफ नहीं होता? एफ क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या एक्चुअल? मानेगा नहीं बात, समझ इसे समझा खाना, इसलिए क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? चलो ठीक है, अब मैं समझ गया ना, खाली एक लाइन से पता कर लेता हूं मैं कि मुझे तुम्हें क्या आ रहा, समझ लो। यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सब पढ़ाएंगे आपको। तो के एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा पी, और गामा की वैल्यू क्या होती है? 1+2 अपॉन एफ। ये भी बेटा सीधा सीधा नीट में पूछा गया है, ये भी नीट में पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 1+2 अपॉन एफ याद रखा करो। तो ये है हमारे पास, या फिर गामा की वैल्यू क्या होती है? सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी। सीपी क्या होता है? ये तो पढ़ा है ना। हाँ ठीक है, तो अब यहां से निकाल लें हम। तो गामा फॉर एयर इज डाइएटॉमिक, एयर क्या है? डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? बस हाँ जी, गामा की वैल्यू कितनी होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम वो फॉर डाइएटॉमिक 1.5 कितनी होती है? 1.5। गामा इज इक्वल टू 1.5, 3/2 1.5। तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू पुट की हमने, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, कोई बात नहीं मैं सब सिखा दूंगा, चिंता ना करें। गामा इज इक्वल टू कहाँ है हमारा? 1.5 इंटू क्या लिख दूंगा इसे? अरे इसे ये लिख सकता हूं मैं 281 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.5, 1.5। तो ये कितनी हो जाएगी? ये आ गई 331 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द एक्चुअल स्पीड। ठीक है, तो यही थ्योरी थी आपकी। सेवन अपॉन 5 होता ना गामा, स्क्वायर रूट ऑफ 7/5 कितना बैठेगा? अरे 7/5 कितना बैठा? 5 अगर 5 और 5 1.4। हाँ 1.5 ठीक है, 1.4 कर लो, इसे 1.4 कर लेना है ना। 1.4 या 7/5। चलिए साहब, तो ये डेटा आप याद रखेंगे कि लाप्लास करेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, जो के की वैल्यू है किसके बराबर है? गामा पी। और गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 7/5 फॉर डायएटॉमिक। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग द रिजल्ट इज 331। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ साउंड गिवन बाय लाप्लास, किसने बताया था इसको? लाप्लास ने। ठीक है, दैट वाज करेक्टेड बाय लाप्लास एंड अकॉर्डिंग टू लाप्लास करेक्शन रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन टेक्स प्लेस एडियाबैटिकली। कैसे होंगे? एडियाबैटिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें लिख लेते हैं हम पहले। अरे आगे बात समझा? ठीक, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। और इस पर लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2024, इस पर ही क्वेश्चन आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट कर दीजिएगा। क्या है? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, याद रखना है ये। नो इफेक्ट प्रूव भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। क्या रहेगा मेरा? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, तो किसके ऊपर है ये हमारे पास? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसके लिए चेक कर रहे हैं हम? स्पीड ऑफ साउंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंस, अच्छा ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि पी अपॉन रो, चलो एक्सप्लेन कर रहे हो। पी अपॉन रो बेटा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट।
यानी कि डेंसिटी कहीं बढ़ेगी तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा। तो उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में डेंसिटी बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में प्रेशर क्या हो जाता है, कम। या डेंसिटी घट रही है तो इसका मतलब पी अपॉन रो का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ। अब दिखेगा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। बस आपको एक लाइन में याद रखना, प्रेशर का क्या नहीं रहेगा, हमारा इफेक्ट नहीं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो बताओ जरा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, प्रेशर कैसा रहता है मेरा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो बताओ सिंस, दूसरा पॉइंट क्या, सॉरी एक मिनट, अबे हट जा। दूसरा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो बेटे क्या हमारे पास, सिंस v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा p अपॉन रो। एयर कैसी है, डायएटॉमिक, वो ट्राइएटॉमिक तो होने की नहीं है, तो गामा कैसा है हमारा, कांस्टेंट। गामा एंड p रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही इफेक्ट है इसका, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो v1 अपॉन v2 is equal to square root of rho 2 upon rho 1. This is the relation between speed of sound in air with effect of density, effect of density. Next लिखेगा, next लिखें। अच्छा, जैसे आपसे फॉर एग्जांपल लिखेगा, फॉर एग्जांपल क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन is 4 times the speed of sound in oxygen। क्यों, अब जैसे मेरे पास दो गैस दे दी, हाँ जी, दो गैस दे दी हमारे पास, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसी है बेटे, गैस डायएटॉमिक। इसका मतलब गामा कैसा है, गामा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्क्वायर O2 की डेंसिटी क्या होती है, 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ, अरे तो केमिस्ट्री भी जानते हो, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ 8O16। अरे ये तो होता है 8O16। तो ये आ गया हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा, हाँ VH2, 32 होती है ना, 16 होती है, नहीं आए ना आए उसको, क्या होता है फार्मूला, अरे ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, और एटॉमिक मास नंबर, और हाइड्रोजन का H2O2, तो कितना होगा, 32/2 होगा ना, हाँ वही कहना चाहता मैं। तो V, भाई देखो ऐसा है, यदि मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखना, पकड़ने की जरूरत नहीं। आई एम टोटली नील बटे सन्नाटा इन केमिस्ट्री, नो आइडिया। H2 रो ऑफ, भाई नहीं आती केमिस्ट्री तो नहीं आती, गर्व है मुझे इस वाली बात पर। हाँ, बेकार सा सब्जेक्ट आने की जरूरत भी नहीं है। क्या आ गया ये, स्क्वायर रूट ऑफ H2, हाँ खा इसमें ये मिला दो, इसमें ये निकाल दो, और इसमें ये मिलाया तो लाल रंग हो गया, इसमें ये मिलाया पीला रंग हो गया। कब तक याद करेगा उसे आदमी, 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, VO2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V ऑफ H2। सही तो है? VH2 इज इक्वल टू, हाँ उल्टा हो गया, सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, VO2, अरे यहां पर आएगा ना 4, ये आ गया 4, तो VO2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ H2 आएगा ना। एक मिनट, ये आ गया एक मिनट, VH2 अपॉन VO2 इज इक्वल टू 4 है ना। अच्छा हाँ, तो VO2 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ V ऑफ H2। वो मैं बार बार 1/4 पढ़ रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया, ठीक। तो ये भी आपका जेई में आ चुका है और नीट में भी पूछा जा चुका है, दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये याद रखना है, ये नहीं कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब बताओ जरा, हमारे पास दो टाइप की एयर है, एक है ड्राई एयर और एक है वेट एयर। क्या है,
किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? वेट एयर की और या ड्राई एयर की? इसीलिए कहते हैं तुम लोग पढ़े ही नहीं हो, तुम लोग पढ़े ही नहीं हो। ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, सुनो कैसे, अभी ड्राई एयर है, गर्मियों के टाइम पे ड्राई एयर होती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं, किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर सारी गैसेस हैं, है ना। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल और अदर टाइप ऑफ गैसेस इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है? हैवी पार्टिकल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन एयर। तो वो फ्रेश एयर तो नहीं है, वो कैसी है हमारी एयर? वो पॉल्यूटेड एयर है। कैसी है हमारी? पॉल्यूटेड एयर। एकदम से बारिश हुई झमाझम, क्या हुआ? भारी भारी पार्टिकल कहाँ गए? जमीन पर। जमीन पर जितना भी डस्ट था वो कहाँ आ चुका? जमीन पर। जितना पॉल्यूशन था वो कहाँ गया? वापस जमीन पर। अब एयर कैसी हो गई? सुहानी। बारिश होने के बाद आप लोगों को कैसा फील होता है? फील गुड, है ना। तो आप क्या करते हैं? स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल जो जिसके पास है वो लेके घूमने निकल जाता है कि चलो यार घूम के, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। बड़ा अच्छा मौसम होने का मतलब क्या है? कि जो पॉल्यूटेड एनवायरमेंट था वो खत्म हो चुका। वो बेटा ऐसे याद होता है, कैसे हो गया? खत्म हो चुका। तो अब याद रखना, की पॉइंट नोट कर लीजिए कि द डेंसिटी ऑफ वेट एयर, डेंसिटी ऑफ वेट एयर, ब्रैकेट में कर लीजिएगा नॉन पॉल्यूटेड। वेट एयर का मतलब होता है नॉन पॉल्यूटेड, इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर, ड्राई एयर। अब बताओ जरा, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी है इसका मतलब कौन सी है? वेट एयर। और जो ड्राई एयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है। तो अब बताओ कि सिंस V is inversely proportional to square root of rho, density of wet air is less than density of dry air, तो हमने कहा वेलोसिटी इन वेट एयर अपॉन वेलोसिटी इन ड्राई एयर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ड्राई एयर, अरे इन्वर्सली है ना, तो ड्राई एयर टू डेंसिटी ऑफ वेट एयर, डेंसिटी ऑफ वेट एयर। ठीक है। ड्राई एयर की डेंसिटी जो है वो कितनी होती है? 1.293। कितनी होती है? 1.293। जबकि वेट एयर की डेंसिटी होती है लगभग 0.8 समथिंग, 0.8 है, 0 मतलब 8988, तो ये लगभग 0.9 के आसपास कम हो जाती है। ठीक, तो ये आ गया। तो अब बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगी? ड्राई एयर में या वेट एयर में? वेट एयर में। तो आपने देखा होगा कि यदि कोई प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे स्टेशन आपके घर से 4 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, यूजुअली आपको उसके हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही बारिश हो जाएगी, मौसम सुहाना हो जाएगा, तो उसके हॉर्न की भी आवाज सुनाई देगी, उसकी छुक छुक की भी आवाज सुनाई देगी, अरे उसके स्पीड की भी आवाज दो। तो हॉर्न बज रहा होगा तो उसकी आवाज सुनाई देगी आपको कि ट्रेन पास हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड एयर, यानी कि अब स्पीड बढ़ गई। भाई वेट एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वेट एयर की डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? तो जो पहले केवल 3 किलोमीटर तक जा रही थी अब कहां तक जा रही है? 7 किलोमीटर तक। जो पहले हॉर्न की आवाज जा रही थी 4 किलोमीटर, वो अब कहां तक जा रही है? 6 किलोमीटर तक। ठीक, तो आपको हॉर्न की आवाज ज्यादा सुनाई देगी। आगे क्वेश्चन में आगे लिखो। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा बोलो? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। कैसे भाई? सिंस V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा P अपॉन रो, एंड सिंस बाय द रिलेशन बिटवीन द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होता है? PV इज इक्वल टू RT फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स 1, PV इज इक्वल टू RT, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे? अरे बोलो PV, V इज इक्वल टू ये हो जाएगा V इज इक्वल टू मास पर यूनिट रो। ये आ गया। तो
तो मीन्स इसको अरेंज कर लोगे तो क्या आ जाएगा अपने आप ही, कर ले या करूं, रुक जाओ। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, P इज इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन V, RT अपॉन V, और V इज इक्वल टू क्या है, RT अपॉन M इंटू रो, रो ऊपर चला गया, कहां चला गया, ये आ गया। अब बताओ V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ P तो ये रहा, तो P अपॉन रो को क्या लिख सकता हूं मैं, RT अपॉन M दैट इज इक्वल टू P अपॉन, अरे यहां से हटा दो इसे भाई, यार तुम बुद्धि नहीं लगाते, P अपॉन रो इज इक्वल टू RT अपॉन M, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा गामा, ओहो गामा RT अपॉन M, R क्या है और M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, वो भी कांस्टेंट, और गामा क्या है, वो भी एयर के लिए क्या रहेगा, डायटोमिक कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, स्क्वायर रूट ऑफ T। यानी कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी। वहां देखो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखा करो, यही आपके कंसेप्ट हैं, यही क्या है हमारे कॉन्सेप्ट, और कई कॉन्सेप्ट अलग नहीं होते हैं। देखो नेक्स्ट की पॉइंट, इसमें की पॉइंट लिखेगा, बाय द ऑब्जर्व बाय द एक्सपेरिमेंट, बाय द एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस, बाय द एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस it was observed the velocity of sound in air, the velocity of sound in air increases by 61 centimeter per second, or 0.61 meter per second, 0.61 meter per second for 1 degree Celsius, for 1 degree Celsius rise in temperature, 1 degree Celsius rise in temperature। ये की पॉइंट भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। इसे कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसे, टेम्परेचर, ब्रैकेट में कर लेना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ साउंड इन एयर, ऑफ साउंड इन एयर। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ साउंड इन एयर। टेम्परेचर कॉफिशिएंट और भी होते हैं, कौन कौन से, लीनियर कॉफिशिएंट, सुपरफिशियल कॉफिशिएंट और वॉल्यूमेट्रिक, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा वो अलग केस हैं, वो एक्सपेंशन में यूज होते हैं। वो किस में यूज होते हैं, एक्सपेंशन। ये किसके लिए है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन, कितना होता है 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 मीटर पर, तो सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके, ठीक। हाँ वो तो पता होना चाहिए ना एग्जाम में आया क्या है। देखो नेक्स्ट, हाँ जी लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ विंड, ब्रैकेट में कर लेना डॉपलर इफेक्ट, ब्रैकेट में कीजिएगा डॉपलर इफेक्ट। आगे पढ़ाएंगे पूरा। देखो इफेक्ट ऑफ विंड क्या है, सुनो बेटा भाई, यहां पर ये है साउंड सोर्स, साउंड सोर्स, साउंड सोर्स, डीजे पीजे कुछ भी मान लो, है ना, ये हॉर्न मान लीजिए। और यहां पर ये कौन है, ये है ऑब्जर्वर। क्या है ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, इस जो हमारी वेव्स हैं वो हमेशा कैसे मूव करेंगी, सीधी, इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब समझो ध्यान से, इसको जाना था ऐसे, अचानक से क्या हुआ, हवा चल गई, कितनी स्पीड से, W स्पीड से। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, VS, VS। हवा चल गई, अरे हवा को यहीं थोड़ी ना चलेगी, हवा तो ऐसे चलेगी। तो इसने क्या किया, इसने इफेक्ट कर दिया किसको, साउंड की स्पीड को, है ना। आंधी चल रही हो, हवा चल रही हो तेज, तो आपको पहले की अपेक्षा में कम सुनाई देगा। क्या होगा, कम सुनाई देगा, ठीक है। कैसे समझो, ये V, ये है W, दैट इज द स्पीड ऑफ विंड,
स्पीड ऑफ विंड ट्रेवलिंग एट द डायरेक्शन थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ साउंड, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ साउंड। अब क्या होगा कि बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी इज a vector quantity subjected to an angle theta, that's why it must be resolved into components। टू कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा, इसे लिख सकता हूं मैं W cos थीटा, और ये क्या है मेरा, अरे V नहीं लिखा, V साउंड के लिए ले रहे हैं हम, है ना, ये क्या है W sin थीटा, sin थीटा। तो इसका मतलब इफेक्टिव वेलोसिटी, ये क्या है हमारी इफेक्टिव वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, Vs प्लस W cos थीटा। ये आ गया फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इफेक्टिव स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब यहां पे केस क्या हो सकता है, फॉलोइंग केसेस, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स बोथ साउंड एंड विंड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यानी कि क्या है हमारे पास, Vs एंड W आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन बोला करो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, सेम डायरेक्शन, दोनों कैसे मूव कर रही हैं, सेम डायरेक्शन। cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो V डैश कितना हो जाएगा, Vs या Vs, V मान लो इसे, चलो Vs और प्लस, तो बोलो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी ये, मैक्स। अब थीटा की वैल्यू क्या कर दी 180 डिग्री, हम इधर चीख रहे हैं, हवा इधर से आ रही है, तुम उधर खड़े हो, मिनिमम हो जाएगी, क्या होगी, V डैश इज इक्वल टू V माइनस W, अरे होगी कि नहीं, स्पीड घट जाएगी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये क्या है मिनिमम, ये क्या है मिनिमम। अब क्या हुआ केस, ये सूर्यवंशम यहां खड़े हुए हैं, सूर्यांश, और ये इधर खड़ा है, ये कौन है, लिसनर, और सोर्स कहां है, सोर्स यहां है, ये चीख मार रहा है इधर, ये कौन है, ऑब्जर्वर। जो भी नोट करेगा स्पीड वो कौन होगा, ऑब्जर्वर। नोट कौन करेगा, ऑब्जर्वर। कम सुनाई दे रहा है कि ज्यादा, तो पहले ऑब्जर्वर यहां था, दूसरे वाले केस में ऑब्जर्वर इधर बैठ गया, तीसरे वाले में कहां चला गया, यहां, और ये क्या हमारे पास Vs, तो बोलो V डैश, ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो cos थीटा इज इक्वल टू 90 से कहते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, क्या बोलेंगे इसे, ट्रांसवर्स पोजीशन, क्या ये, तो V डैश थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, V डैश इज इक्वल टू Vs प्लस cos 90 W, cos 90 कितना हो गया, V डैश इज इक्वल टू Vs, नो चेंज, नो चेंज, यानी कि एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू अपरेंट स्पीड। क्या कह सकता हूं मैं, अरे अपरेंट स्पीड है ना ये इफेक्टिव, ये कौन सा भाई यार, एक तो तुम लोग अपरेंट, कल भाई एक का काम करना 10,000 रुपये फालतू लेके आना यार, अपरेंट, ये कौन सी है, अपरेंट, तो ऑब्जर्वर 90 डिग्री पे तो है, विंड क्या हो जाएंगी 90 डिग्री पे, हाँ, तो ये किसके बीच का एंगल है, नोट कौन कर रहा है ना, तो इसका मतलब एक तरीके से उसकी तरफ क्या है, जो भी साउंड जा रही है वो, भाई इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना, नहीं एक मिनट, क्या है, क्या बोला तुमने, हाँ मतलब कुल मिला के, अरे यार बात एक ही है, ले इसे यहां हटा दे, ये ऑब्जर्वर है और ये हवा बह रही है, अब ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन तो किसकी लेनी है हमें, बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ विंड। ऑब्जर्वर तो केवल नोट करेगा,
ऑब्जर्वर क्या करेगा, नोट। वो कैसे भी दिखा लो, अभी डॉपलर इफेक्ट पढ़ाएंगे तब समझाएंगे सारे केस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आइए, तो बस एक ही फार्मूला याद रखेंगे, इस सबको याद करने की जरूरत नहीं, केवल ये याद रखें, v डैश इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पीड इज इक्वल टू vs प्लस w cos, अभी तो आधा घंटा बाकी है। हाँ जी लिखो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड दोनों, तो लिखिएगा बोथ आर इंडिपेंडेंट। क्या है हमारा, मतलब नो इफेक्ट, क्या याद कर लो इसे, नो इफेक्ट मीन्स स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, ये लिखो सही, स्पीड ऑफ साउंड इज इन, भाई कोई पढ़ने लग जाए कि बोथ आर इंडिपेंडेंट, सीधा लिखो स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट टू, क्या है, क्या आवाज है, नहीं कुछ चुईया वही थी क्या, नहीं, हाँ तुझे तो मेरे पंखे में से, एसी में से, इनमें से आवाज सुनाई देती है, सबको आग लगवा दे इनमें। हाँ क्या है, इंडिपेंडेंट, क्या लिखा है, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो प्रेशर, एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां पर मैचिंग द कॉलम भी आ सकता है, क्या आ सकता है, मैचिंग द कॉलम, और यहां पर यह भी आ सकता है कि जैसे 4 ऑप्शंस दे दिए, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक आप इसका सही बना ही नहीं सकते। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम, क्या देख लूँ और कितना करेंगे, अब तो बहुत बढ़िया आने वाला है। खैर कल कराऊँ न्यूमेरिकल, आज पूरा कंप्लीट कर दूँ, मेन रह गया, थोड़ा सा और रह गया, कल न्यूमेरिकल करा देंगे सारे एक तरफ से ही। भाई कंसेप्ट आज खत्म कर दे रहे हैं, कल याद करके लेके आना है सारे, और बस उसमें न्यूमेरिकल खाली वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ये याद करके लाने हैं। लिखिएगा लास्ट इसका, मतलब अभी तो हैं, और जो लिखिएगा नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, या पहले ये लिख लो, हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हार्मोनिक वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब सुनो बेटा ध्यान से, कुछ नहीं है, केवल इसमें मुझे कोई ज्यादा थ्योरी नहीं लिखानी है, क्या होती है ये समझो। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव अब बस 2 चीजें रह जाएंगी इसके बाद में, एक तो हमारी रह जाएगी स्ट्रिंग जहां एंटी नोड बनेंगे, और एक रह जाएगी साउंड सोर्स में जहां ऑर्गन पाइप है ना, ठीक, बस हो रहेगा। उसके बाद क्या रह गया, छोटा सा पार्ट, डॉपलर इफेक्ट, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। एक ही दिन समझाऊंगा तुम्हें डॉपलर इफेक्ट, उसके बाद तुम चाहे IIT एडवांस का क्वेश्चन कर देना। हार्मोनिक वेव, इतना क्यों लिख रहा हूं मैं, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब बेटा नाम से याद रखो, प्लेन का मतलब 2D, मीन्स ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव इट कवर्स 2 एक्सिस, इसलिए इसे नाम दिया गया प्लेन। प्रोग्रेसिव, एडवांस्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑल्सो चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, वही हो गया प्लेन प्रोग्रेसिव, चेंज इन पोजीशन along x axis and y axis with respect to time. Harmonic associated with harmonic function, कौन कौन से होते हैं हार्मोनिक फंक्शन, साइन एंड कॉस। कौन से होते हैं ये, यानी कि जो भी इक्वेशन, when a equation is associated with साइन फंक्शन और कॉस, उसे कहते हैं हम हार्मोनिक वेव। क्या बोलते हैं उसे, ठीक। अब देखो, तो मैंने क्या कहा, मेरे पास ये वेव है, ये मान लो, बात खत्म हो गई, ये भी ये है। तो ये वेव जब हमारी एडवांस्ड है,
किसके साथ? टाइम के। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस, ठीक। और प्लेन है तो इसका मतलब मैं इसको मान सकता हूं, ये मान लो इसे, ये मान लो एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस, यानी कि प्लेन में मूव कर रही है। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन इट कवर्स टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड, तो प्लेन हो गया। और एडवांस्ड हो रही है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कैसी है? मीन्स प्रोग्रेसिव, या वैसे तो फॉरवर्ड ही रहेगी, प्रोग्रेसिव, ठीक। अब तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? ये कौन सी वेव है? साइन। कैसे पता चला? जब इसका हमने एम्पलीट्यूड चेक किया तो साइन 0 इज इक्वल टू, साइन 0 इज इक्वल टू, और कॉस 0 इज इक्वल टू। इसका मतलब यदि वेव 0 से स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से तो साइन है, और यदि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो क्या है? ये कॉस। ये कौन सी है? कोसाइन। और ये कौन सी है? और ये दोनों ही वेव कैसी हैं? हार्मोनिक। कैसी वेव है? हार्मोनिक। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? सिंपल एक लाइन में याद रखो, y इज इक्वल टू ए साइन, ए का मतलब एम्पलीट्यूड, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सुनो मेरी बात को ध्यान देखो, y इज इक्वल टू ए साइन फाई, या y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए कॉस फाई। कैसे? देखो ये वेव है, ये क्या है? कब जनरेट होगी? तो देखिए, ये देखो, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, डिस्टर्बेंस ठीक है यार, भाई यार बेटा फिजिक्स पढ़ने में मजा जब आता है, पढ़ाने वाले को पता हो तभी तो इंटरेस्ट आएगा। आधा अधूरा इसे रट लेना, इसे कर लेना, ये कर लेना, क्या कर रट लेना। सुनो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हमने दो चीजें ली भाई यार, एक तो इसने परेशान दुखी कर रखा मुझे। हाँ जी, एक ये हो गया, बैठ गया, हाँ जी। अब समझो, ऐसे मान के चलिए कि जैसे मेरे पास ये एक पार्टिकल है, ये क्या है? पार्टिकल, ठीक। जैसे वेव था तो वेव के सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वो आगे नहीं बढ़ते बल्कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, वेव कैसे बनती है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल कौन से पाथ पे मूव कर रहा है? अलोंग द सर्कुलर पाथ, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पर एक दूसरा पार्टिकल और है, वो यहां है, ये इसकी परछाई है। क्या ये? जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी परछाई किधर है? पीछे। कितने एंगल पर है? 90। अरे 90 पे तो है, धरती पे, ये थोड़ी ना कि वहां जा रही है। 90 कहां से पास हो रही है? फुट से। कहां से पास हो रही है? तो मैं परछाई को बोला क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या नाम दिया मैंने इसे? आगे बात समझना। तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो ये क्या है? इसका परछाई। इसको मैंने नाम क्या दिया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या नाम दिया? तो जब ये यहां से यहां पहुंचा, यहां 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 ऐसे गया, ये मान लो, ये तो पार्टिकल का मोशन है। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर सेम टाइम पर कहां होगा? जब ये यहां पहुंचा तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां 90 डिग्री पर। अरे नहीं आया बात समझ में? ठीक, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जब ये यहां पहुंचा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो दोनों एक ही जगह पर हैं, दोनों क्या है? एक ही जगह पर। अब पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की, पार्टिकल कहां गया बेटा? मान लो यहां आ गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां गया? वो इससे बिल्कुल 90 डिग्री पर ये रहा। ये यहां आया तो पार्टिकल यहां, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां। ये यहां आया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां, ये यहां तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां। ऐसे मान लो, थोड़ा ऊपर कर लो इसे, ठीक। तो बताओ जरा, पार्टिकल का मोशन कैसा है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे चल रहा है? देखो, ये पहले ऊपर गया,
फिर इसने अपनी पोजीशन चेंज की, पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन, अचीव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड अगेन रिटर्न बैक। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे गया, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन, एग्जीक्यूट, यही क्या बनाएगा, पार्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या फॉर्म कर रहा है, वेव, क्या फॉर्म कर रहा है, वेव। आगे बात समझ में, हम कहां थे, हाँ ठीक है। अब सुनो, जब ये यहां था, जब ये यहां था तो कितना एंगल बनाया इसने, लेट दिस इज 5, और यहां से मैंने यदि एक परपेंडिकुलर यानी कि प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ये प्रोजेक्शन है, ये क्या है हमारा प्रोजेक्शन, तो ये क्या, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये क्या है, यहां से यहां तक की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, रेडियस, रेडियस को क्या नाम दिया मैंने, एम्पलीट्यूड। अरे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर वन साइड, है ना, तो ये क्या है, ए एम्पलीट्यूड, ये क्या है, ये भी तो एम्पलीट्यूड है, अरे ठीक है। तो यदि ये एम्पलीट्यूड है, ये फाई है, तो क्या लिखूं, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, तो यानी कि साइन फाई, ये वाई है, साइन फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, तो वाई बराबर ए साइन फाई। अब आगे समझ में ये इक्वेशन कैसे आती है। और यदि हम ये लिखेंगे ये वाली डिस्टेंस, तो ये क्या है, x, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू ए कॉस फाई। अरे समझ में आ गया, नहीं आया, ठीक, ठीक है। तो हमारे पास यदि ये दोनों इक्वेशन है, तो ये किसकी इक्वेशन है, हार्मोनिक वेव की, किसकी है, हार्मोनिक वेव की, ठीक। y इज इक्वल टू ए साइन फाई, अरे नहीं आया, आ रहा है ना, y इज इक्वल टू ए साइन, x इज इक्वल टू ए कॉस, और फाई क्या होता है, और फेस कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, तो इसे क्या लिख दूं मैं, इसे क्या लिख दूं, फाइनाइट। तो फाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन फाई टी प्लस फाई एक्स प्लस फाई नॉट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज ए कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, ये ए साइन फाई टी को ओमेगा टी, फाई एक्स को के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। वाई है, एक्स ये रहा, मोशन किसमें है, प्लेन में, किसके साथ एडवांस हो रही है, टाइम के साथ। तो ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस भी हो सकता है के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट, ठीक है। तो ये भी फाई है, ये भी फाई है, ये भी फाई है। ये फाई क्या है बेटा, ये फाई है, फाई एज ए फंक्शन ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। तो इन दोनों टी में क्या डिफरेंस है, एक टाइम पीरियड है और एक इंस्टेंटेनियस है, क्या है ये, इंस्टेंटेनियस, ठीक। दूसरा क्या है, फाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू के एक्स, के क्या है, एंगुलर वेव नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। क्या है ये रिलेशन, फाई एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू, ये क्या है, पार्ट डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसे, ये क्या है, टाइम डिफरेंस, ये क्या है, टाइम डिफरेंस, ये क्या है, पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन याद रखिएगा। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, मॉडिफाइड करके, दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स प्लस माइनस फाई नॉट, प्लस माइनस फाई नॉट। हमने मान लिया लेट फाई नॉट इज इक्वल टू 0, कितना मान लिया, फाई नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि कांस्टेंट फेज क्या है हमारा, 0 है। तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी प्लस माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल इंटू एक्स, ठीक है। अब सुनो यहां पर ध्यान से, एक रिलेशन होता है, क्या क्या होता है हमारे पास में, इसको और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, कैसे कि भाई v इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन
इसे कहते हैं बेटे हम वेव स्पीड। क्या बोलते हैं इसे? वेव स्पीड। अब यहां पर समझते जाना, वेव स्पीड ये क्या हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है हमारी वेव लेंथ। वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ। यानी कि ये 1/t तो है, यदि मैं यहां पर 2π/t लिख दूं तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट 2π न्यू है, 2π न्यू की जगह पर क्या लिख दूं मैं, या ये से एक मिनट ना, 2π न्यू, न्यू का मतलब 1/t, 1/t की जगह पर क्या लिखेंगे? v/λ, 2π/λ इंटू v, सही है, 2π 1/t, 1/t इज इक्वल टू v/λ, हाँ ठीक है, और इंटू t, और प्लस माइनस 2π/λ इंटू v, v इज इक्वल टू, अरे बोलो, v ये है, नहीं नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख, चलो इतना ही लिख लो, इंटू x, इंटू कुछ गड़बड़ कर दिया है नहीं है ना, सही है, हाँ सही है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? a साइन 2π/λ कॉमन ले लें तो vt प्लस माइनस x। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं? चेंज कर करके लिख सकते हैं। इसे कहते हैं मॉडिफाइड इक्वेशन।